मैं कम इन सर। Yes, come in. Good evening. आप इंजीनियर हैं। यस इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? सर, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाए तो? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती है उस दिन, उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो उन्होंने किया क्या कि हम इनको रिकॉग्नाइज करें? सर, उन्होंने इंडिया में जो डैम्स का निर्माण करने में बहुत अहम भूमिका निभाई, इसलिए उनको मान्यता दी गई है। ये कब थे विश्वेश्वरैया जी, और उनका जो योगदान है वो किस दशक में आपको दिखाई देता है? सर, 1960s के जो दौर था, उस समय उन्होंने योगदान दिया। जो आज़ादी के बाद 1955 से 1970 के बीच में उन्होंने योगदान दिया। आजकल हम लोग देखते हैं एक ट्रेंड ऐसा है कि लोग आईआईटी भी करते हैं, बीटेक कर लिया, जब तक मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलती। ऐसा क्यों? पहले तो हम लोग ऐसा नहीं सोचते थे। इंजीनियर बन गया, इंजीनियर बनेगा बच्चा, मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं। सर, ऐसा है कि आजकल का जो दौर है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी होना बहुत आवश्यक हो गया है। कई डायमेंशंस में जो व्यक्ति कार्य कर सकता है उसको ज़्यादा महत्व मिल रहा है, और सभी को इस चीज़ की ज़रूरत है, एक आदमी कई काम को कर सके। इसीलिए मैनेजमेंट का जो दौर है वो ज़्यादा आजकल चलन में है। अभी हम लोगों ने देखा कि भाई उद्घाटन हुआ नहीं, उसके पहले ही पुल ढह गए। तो ये इंजीनियरिंग का फॉल्ट है या इंजीनियर्स का फॉल्ट है? सर, इसमें कई प्रकार के दोष होते हैं। इंजीनियरिंग का भी फॉल्ट होता है, इंजीनियरिंग का तो फॉल्ट नहीं होता है सर। इंजीनियर्स का फॉल्ट होता है, वर्कमैनशिप का प्रॉब्लम होता है, कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, और कहीं कहीं जो वर्कर्स हैं उनकी भी नेग्लिजेंसी होती है, उसका भी असर होता है। तो एक अच्छा इंजीनियर यदि बीडीओ बन जाए, डीएसपी बन जाए, तो हम लोग खो नहीं देंगे एक अच्छे इंजीनियर को? सर, एक अच्छा इंजीनियर जो समाज में अच्छा जो कंस्ट्रक्शन है वो कर सकता है, उसमें योगदान दे सकता है। जो पुल ढाने की आप बात कर रहे थे, उसमें भी वो योगदान दे सकता है इंजीनियर। आप तो उधर ही देते, हम लोगों को अच्छा पुल मिलता है। वीडियो वीडियो बंद करके फिर तो आपकी प्रतिभा का क्षरण होगा। सर, मेरी प्रतिभा का क्षरण प्रशासन में आने से नहीं हुआ, साथ में प्रशासन में आने से मेरी प्रतिभा का जो उभार हो सकता है। क्योंकि मैं एक अच्छा इंजीनियर मानता हूं कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई अच्छे से की है, साथ साथ मेरे में प्रशासनिक गुण भी विद्यमान है, तो मैं प्रशासन में मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर में काम कर सकता हूँ। तो एक इंजीनियर हिंदी साहित्य ले लेता है, ये कैसे हो गया? सर, साहित्य जो है वो सर संवेदना सिखाता है, तलवार की जगह पे कलम की बात करता है और हमें मोटिवेट करता है। तो एक इंजीनियर को ये काम इंजीनियरिंग नहीं करता। इंजीनियरिंग करता है सर। जहाँ इंजीनियरिंग बुद्धि पे काम करता है, वहीं साहित्य संवेदना पे काम करता है। विज्ञान जो है, चाहे या इंजीनियरिंग जो विज्ञान है, वो हमारी तर्क शक्ति को बढ़ाता है, साथ साथ हमें उसके लिए साथ संवेदना और भावना के स्तर पे भी अच्छा होना। तो आप तो यहाँ पर एग्जाम में वही रख सकते थे, अपना इंजीनियरिंग पेपर भी रख सकते। सर, इसका दो तीन कारण है। एक तो बीपीएससी में सर जो सिस्टम है वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, एक ही भाषा में लिख सकते हैं। और चूंकि मेरी जो नहीं, अंग्रेजी में लिख सकते थे। अंग्रेजी में लिख सकते थे सर, लेकिन मेरी जो पढ़ाई थी ग्रामीण परिवेश से होने के कारण, जो 12th तक की पढ़ाई थी वो हिंदी माध्यम से हुई थी। तो जीएस के जो पेपर 1 और 2 है उसमें मैं इंग्लिश में अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश में होने के कारण उसको हिंदी में। तो हिंदी में कहाँ रुचि है आपको? किस टॉपिक पर, किस कवि पर, किस उपन्यासकार पर कहाँ रुचि बनती है सबसे ज्यादा? सर, हिंदी साहित्य में मुझे छायावाद में पढ़ना अच्छा लगता है, उसमें दिनकर जी की कविताएं पढ़नी अच्छी लगती है। छायावाद अलग है, दिनकर छायावाद की बात के। दिनकर छाया उत्तर छायावाद में है सर। छायावाद की जो लास्ट का अंतिम समय है उसमें दिनकर जी आते नहीं, अंतिम समय क्यों? दिनकर तो बाद में रहे राज्यसभा में तो चार स्तंभ माने जाते हैं, तो उसमें है दिक्कत क्या? उसमें तो दिनकर नहीं है, और दिनकर तो आजादी के बाद राज्यसभा के एमपी रहे, वो है ना। तो कोई एक बात बताइए, या तो छायावाद से पूछा जाए या दिनकर से, कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल?
छायावाद से पूछा जाए। छायावाद से पूछा जाए, छायावाद की 3 विशेषता बताइए। सर छायावाद व्यक्तिकता की बात करता है, और सर इसमें प्रतीकों का प्रयोग काफी हुआ है, और राष्ट्रीय चेतना जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसकी बात करता है। ये तीनों बात तो हर काल में है, भारतेंदु युग में भी है, द्विवेदी युग में भी है। हमने पूछा छायावाद का स्पेसिफिक नेचर क्या है, प्रतीक कहाँ नहीं है, सब जगह है पूरे हिंदी। राष्ट्रीय आंदोलन भारतेंदु युग से शुरू हो जाता है। आपने छायावाद की विशेषता बताई। सर छायावाद में जो व्यक्तिगता की महत्व ज्यादा हो गया पहले। क्यों हो गया? सर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया राष्ट्रीय आंदोलन में, तो उस समय सीधे पहले हम पर ज्यादा सीधे नहीं, मुखर रूप से नहीं बोल सकते थे अंग्रेजों के खिलाफ। कोई बात नहीं, छायावाद का आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा? आपकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज आया उससे पढ़ने से? सर छायावाद सांस्कृतिक गौरव का काल दिखाता है, उससे हमें अपनी विरासत पर गर्व का अनुभव होता है। 2 लाइन बताइए, कहाँ पर गर्व होता है? सर जब जयशंकर प्रसाद जी चंद्रगुप्त में लिखते हैं, हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध सिद्ध। का मीनिंग बता दीजिए। सर जो हिमालय है वहां से सर अभी मैं स्पष्ट रूप से याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप बक्सर के रहने वाले हैं। बक्सर का युद्ध सर को समझाइए, क्या हुआ था, क्यों हुआ था? मैं पूछने वाला था, जो बक्सर के युद्ध हुआ किन किन के बीच हुआ? सर ये अंग्रेजों और जो भारत की 3 महाशक्तियां उसमें लड़ रही थी, जिसमें अवध के नवाब सुजाऊ दौलत है, और मुगल नवाब शाह आलम मुगल जो एम्परर थे, सम्राट, वो शाह आलम द्वितीय थे, और साथ में साथ बंगाल के नवाब जो पूर्व नवाब थे मीर कासिम, वो साथ में संयुक्त रूप से लड़ रहे थे। क्या कारण था कि तीनों की संयुक्त शक्तियों के बावजूद उनको करारी हार मिली? सर इसके पीछे 2-3 कारण थे। पहला कारण तो जो सैन्य श्रेष्ठता थी अंग्रेजों के पास, तकनीकी रूप से वो कौशल थे, और साथ ही साथ उनके पास आधुनिक हथियार थे। जो ये सेना थी मुगल वाली, वो तलवारों से लड़ रही थी, जबकि अंग्रेजी सेना बंदूक। सैनिकों ने तलवार के बल पर कई युद्ध जीते। इसके पहले भी जब मीर कासिम वहां से भागे थे, तो अनाला की तलवार के बल पर इनको हरा के भागे थे। आपको ये सुनने को मिला कि मीर कासिम और जो अवध के नवाब सुजाऊ दौला वही आपस में लड़ गए, क्योंकि अवध के नवाब सुजाऊ दौला ने मीर कासिम से इस युद्ध के खर्च की मांग की। मीर कासिम ने कहा हम तो खाली आता है, इसकी शिकायत उन्होंने की, बाद में इनके बीच। सर इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, जाके पढ़। आपको पता होगा कि बक्सर के युद्ध का जो परिणति था वो इलाहाबाद की संधि थी। इलाहाबाद की संधि के तहत कहा जाता है कि भाई भारत के औपनिवेशिक शासन का वास्तविक समय शुरू हो गया। क्या हुआ था उस समय इलाहाबाद की संधि? सर इलाहाबाद की संधि में अवध के नवाब पे जुर्माना लगाया गया था, और उन पे 50 लाख का शायद जुर्माना लगाया गया था, और साथ ही साथ उन्हें कुछ क्षेत्र भी देने पड़े थे अंग्रेजों को। और यहाँ से जो 3 महाशक्तियाँ हारी थी हमारे देश की, वहाँ से ब्रिटिश संप्रभुता का आगाज हो गया था। उसके बाद ऐसा लोगों के मन में बैठ गया कि अब अंग्रेजों को रोकना मुश्किल हो गया है, अब अंग्रेज यहाँ से किसी से हारने वाले नहीं है, तो वहाँ से अंग्रेजों की संप्रभुता। नहीं, इसके कारण से कुछ और आपने गोल मोल कर दिया। वहाँ कारण कुछ तो और भी था। 25 लाख रुपया देना था किसको? अंग्रेजों को देना था। अवध के नवाब। क्यों देना था? 20 लाख और 52 लाख का जो बंटवारा हुआ था, ये किस एवज में देना था? अब किसको देना था? सर अवध के नवाब को देना था अंग्रेजों को, क्योंकि उन्होंने सैन्य खर्च, सर मैं ठीक से याद नहीं। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए क्या जमींदारी दी गई थी, उस जमींदारी से जो राजस्व आएगा उसका 26 लाख रुपया सम्राट को दे जाना था, और 52 लाख रुपया बंगाल के नवाब को। सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि बिहार में मद्य निषेध कहाँ तक होता है? सर जहाँ तक हम सामाजिक तौर पे देखते हैं बहुत हद तक सफल है, सड़कों चौराहों पे तो नहीं दिखता है, और साथ ही साथ जो शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है उसमें भी दिखता है। साथ साथ जो बचत है गरीब परिवारों की, मजदूर वर्ग की, जो कि चली जाती थी शराब पीने में,
वो भी उनकी बढ़ी है, तो उससे उनकी लेकिन कहा जाता है कि शराबबंदी करने के कारण है ना, बिहार की सरकार को राजस्व नुकसान हो गया। आप कहाँ पे सो? सर इससे मैं सहमत हूँ कि राजस्व नुकसान होता है, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक स्तर पे देखें तो उसके कई फायदे हैं जो मैंने अभी गिनाए भी। तो उससे हमारे बिहार की जो शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, उससे यदि युवा आपको पता है कि केंद्र सरकार ने नई नीति बनाई थी और आप भी इस वजह से हो गया कि जो राज्य नशाबंदी लागू करेगा, नशाबंदी लागू करने के कारण जो राजस्व का नुकसान होगा उसके आधे राजस्व की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। नंबर 1, नशापान के कारण जो बड़े पैमाने पर असामयिक मृत्यु हो जाती थी, जहरीली शराब के कारण मृत्यु होती थी, तो भारी मुआवजा राज्य सरकार को देना पड़ता है। देखिएगा एक मजदूर बेचारा कहीं पे काम करते हुए मर गया, उनको 1 लाख रुपए मिलता है, और जो नशीला शराब पी के मिला उसको 8-10 लाख रुपए देना पड़ता है। तो एक बार में करोड़ों करोड़ का खर्च होता है। शराब पीने के कारण जो लोग असमय मौत का शिकार हो जाते हैं, पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है। शराब के कारण जो लोग बीमार पड़ते हैं, सरकार को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देनी पड़ती है। और शराब के कारण जो सांस्कृतिक प्रदूषण होता है, गाली गलौज और अक्षम की बात आई, जितने अपराध होते हैं शराब के नशे में ही होते हैं। इन सब का अगर मूल्य अगर मिला दीजिए आप, इन सब का मूल्य अगर आप मिला दीजिए तो सरकार को तो कहीं से नुकसान नहीं, फिर सरकार किस बात का रोना रोती है कि नुकसान? सर राजस्व का हानि थोड़ा सा होता है, राजस्व जो मिलता है नहीं, बकायदा उसको मद्य निषेध समिति ने रिकमेंड किया था कि जो थोड़ा बहुत आर्थिक नुकसान दिखलाती है सरकार, राज्य सरकार अपने क्या है, राज्य की जनता के स्वास्थ्य में इसको निवेश समझे। स्वस्थ तो है, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है, लोग स्वस्थ रहे हैं और टूटने से बच रहे हैं, नुकसान कहाँ है? सर बैलेंस है थोड़ा वो समाज के। हम लोग देखे कि बिहार में अभी जातीय गणना हुआ, लेकिन वो केंद्र सरकार इसको नहीं कराना चाह रही थी, बिहार सरकार नहीं कराया। अब क्या लगता है जातीय गणना का क्या लाभ हो सकता है? सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी जो ओबीसी वर्ग है उसमें जो आरक्षण का लाभ है वो 90% सीटों पे 25% जातियों का ही ज्यादा वर्चस्व है। तो उपवर्गीकरण ओबीसी का भी जरूरी है, क्योंकि जो वर्ग सक्षम हो गए हैं उन्हें आरक्षण कम करके अभी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग ओबीसी में है उन्हें आरक्षण दिया जाना आवश्यक है। क्योंकि समाज में आरक्षण का यही मेन मोटो था कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको उत्थान किया जाए, उसके लिए जातिगत जनगणना जरूरी थी सर। तो सिर्फ आरक्षण के लिए जातीय गणना जरूरी थी? सब सामाजिक स्तर पे क्या स्थिति है उसको जानने के लिए ये जातिगत जनगणना तो नहीं था सर, सर्वे। ये जनगणना जो या सर्वे जो हम लोगों ने कराया, तो क्या लगता है इससे सिर्फ हम लोग एक आरक्षण पे काम कर पाएंगे और कोई दूसरा लाभ नहीं मिल पाएगा? इससे सर नीति निर्माण जो होगी वो उन वर्गों को, वर्ग विशेषों को देखते हुए नीति निर्माण कर पाएगी सरकार, योजनाएं बना पाएंगी और उससे उनका उत्थान संभव हो पाएगा। ये जो आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे संविधान में तो किसी आर्टिकल में लिखा है कि समानता का अधिकार होगा, सभी व्यक्ति एक समान है। समानता का अधिकार किस आर्टिकल में? सर आर्टिकल 16 में अवसर की समता, समानता का अधिकार सर 14 से लेके 18 तक। 14 में लिखा है सभी व्यक्ति एक समान होंगे। फिर आरक्षण हम लोग कैसे देंगे जब सभी व्यक्ति एक समान है? तो आरक्षण किस प्रावधान के तहत दिया जाएगा? सर ये हमारे संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उसमें दिया गया है कि सरकार जो है वो जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कार्य कर सकती है। बोलना चाह रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है क्या? सर उसको मान के, ध्येय मान के किया जा रहा है, बेस मान के। नीति निर्देशक तत्व है क्या? ये सर नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में जोड़ा गया था। उस समय जब देश आजाद हुआ था तो उसके पास रिसोर्सेज की कमी थी, तो उन्हें पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता था। तो संविधान निर्माताओं ने ये प्रावधान किया कि ये कुछ प्रावधान है, इन्हें सरकार समय आने पे नीति निर्माण के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके विकास में योगदान देने के लिए नीति निर्माण करेगी। तो नीति निर्देशक तत्व में कोई ऐसा
था ऐसा उदाहरण आप दे सकते हैं जिसको लागू कर दिया गया? यस सर, जो हदबंदी और जो चकबंदी थी वो लागू की गई 1951 में। उसके साथ साथ जो पोषाहार आर्टिकल 47 में है, पोषाहार का स्तर, उसमें आता है शराबबंदी, वो भी लागू किया गया है। और सबसे बड़ा सर जो आर्टिकल जो 40 था, ग्राम पंचायत में जो पंचायत स्तर पर सरकार का निर्माण, तो वो 73वें संविधान और 74वें संविधान के संशोधन के द्वारा 1992 और 93 में लागू किया गया। और भी सर कुछ है, उसमें मुझे पूरा भी याद नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो और न्यूज़पेपर देखते हैं? आज के न्यूज़पेपर का क्या मुख्य समाचार है, बताइए। सर आज जातिगत जनगणना पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। उसमें कहा गया था कि जो आंकड़े जारी किए गए हैं सरकार द्वारा वो ठीक है, और इसके अतिरिक्त भी यदि सरकार आंकड़े जारी करना चाहे तो कर सकती है। जैसे आर्थिक स्तर पे क्या उसका है, और ठीक है, जाते हैं। और कोई दूसरा न्यूज़? और सर इसके साथ जो न्यूज़ था एडिटोरियल पेज मैंने पढ़ा, तो उसमें रैगिंग के खिलाफ, जो कॉलेज में रैगिंग होती है, उस पे एडिटोरियल छपा था। क्या मतलब रैगिंग, क्या लग रहा है आपको? रैगिंग अभी चल रहा है अभी वर्तमान में? सर अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी से खबर आई थी कि एक बच्चे की छत से गिरने से मौत हो गई थी, तो उस ये तो सर चल रहा है, तभी तो ऐसा न्यूज आया। क्या कानून है इस पे? रैगिंग पे कोई कानून बना है हमारे यहाँ? सर एंटी रैगिंग कानून है हमारे, किया गया, तो उसमें है, प्रावधान है उसमें कि जो रैगिंग करेगा उसे जुर्माना और साथ ही साथ कैद की भी बात की गई है। लेकिन कॉलेज के हॉस्टल में सर थोड़ा नहीं हो पाता है अच्छे से। ठीक। सर मैनकेडिंग है जब बॉलर बॉलिंग करता है और उस दौरान जो नॉन स्ट्राइक पे बैट्समैन खेल रहा होता है वो जो अपनी क्रीज से बाहर चला जाता है और बिना बॉल किए ही अगर बॉलर उसे रन आउट कर देता है, उसे मैनकेडिंग कहते हैं। यस। सर वार्निंग जो बॉलर है वो देते आए हैं, लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि वार्निंग देना है, सीधे आप आउट कर सकते हैं। लेकिन क्रिकेट का जो स्पिरिट है उसको मेंटेन करने के लिए वार्निंग देते हैं। सर हमारे ही देश के जो कप्तान थे वीनू वांकड़, वो एक बार सबसे पहले उन्होंने ऐसे ही आउट किया था, तो उनके नाम पे सर एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है। क्रिकेट में सब हम सुनते हैं चाइना में, क्या है चाइना में? सर चाइना मैन एक बॉलिंग का स्टाइल है, जो लेफ्ट हैंड का बॉलर है वो जब बॉल करता है राइट हैंड के बैट्समैन को और बॉल पिच होके अंदर की तरफ आती है, उसे चाइना मैन का नाम दिया गया है। जैसे कि अभी कुलदीप यादव हमारे बॉलर है, साउथ अफ्रीका के एक बॉलर हैं डेनियल वो तबरेज शम्सी, ये चाइना मैन स्टाइल में बॉलिंग करते हैं। आप क्रिकेट का शौक रखते हैं, खेलते भी थे? खेल में तो इतना शोहरत, इतना पैसा, सब कुछ है, क्यों नहीं क्रिकेट में चले? सर क्रिकेट में ऐसे हॉबी खेलता हूँ। मेरा पैशन सर प्रशासन में आना और समाज के लिए जो सरकार की नीतियाँ हैं उसे जनता तक पहुँचाना है सर, उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट। क्रिकेट से मैं कुछ सीखता हूँ, उसे यूज करता हूँ। इंडिया का फुल फॉर्म बता सकते हैं? इंडिया जो गठबंधन है। यस सर इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। आपके सबसे प्रिय राजनेता कौन है पूरे 20वीं सदी में? संपूर्ण 20वीं सदी में एक राजनेता का नाम बताइए जो। मुझे लगता है सर जवाहरलाल नेहरू मेरे अच्छे, मतलब मुझे अच्छे नेता लगते हैं। क्यों? सर जो उनका पंचशील का सिद्धांत था और जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयकरण में किया और जो गुटनिरपेक्ष की नीति सर थी उनकी, वो आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है, गुटनिरपेक्ष की नीति। इसलिए जवाहरलाल नेहरू का आज के दौर में, जैसे रसिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है, उसमें भी भारत गुटनिरपेक्ष की नीति पालन कर रहा है, तो उससे मुझे। 21वीं सदी को कैसे देख रहे हैं आप? 20वीं सदी में हमने बहुत बुरा देखा, 2 विश्व युद्ध देख लिए, जापान पर बम वर्षा भी देख ली, आगे बढ़ करके बहुत सारी समस्याएं रही। 21वीं सदी कैसा होगा?
सर 21वीं सदी डिजिटल दौर का है। 2 दशक हो चुके हैं। यस सर डिजिटल युग ज़्यादा है इसमें, और जो वॉर भी है वो डिजिटल तौर पे है सर। और ज्यादा समस्याओं के साथ देखेंगे, बुजुर्गों का, साइबर क्राइम का, बच्चों का हिंसक हो जाना, पर्यावरण दूषित हो जाना। तो आपको निराशा नहीं लगती कि अब धरती जीने लायक नहीं? सर विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है और लोगों को सुविधाएं भी प्रदान कर। चलिए आपसे लास्ट क्वेश्चन, उत्तर आधुनिक समाज का लक्षण 2 बताइए। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग हैं, आधुनिक समाज और पोस्ट मॉडर्न समाज दोनों में क्या डिफरेंस? सर अभी जो चल रहा है और जो आगे आने वाला है नहीं, 90 के बाद के समाज को लोग पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और 1828 से लेकर के 1990 तक हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं। सर उस समय जो आधुनिक काल है उसमें जो शहरीकरण का स्तर कम था, अभी शहरीकरण का स्तर ज्यादा है। ठीक है, ठीक, थैंक यू, थैंक यू। बैठिए बैठिए, पर्सनालिटी शानदार है आपकी। नहीं, आप थोड़ा आई कांटेक्ट पे, सब पे ध्यान रखिए। नहीं है कि नहीं? 30 सेकंड से ज्यादा समय हो, थोड़ा ज्यादा हो तो बाकी लोग भी लगेंगे ना। क्वेश्चन सबसे लेडी आ जाए ना तो सब थोड़े एक दूसरे मिला के देखें। पहला क्वेश्चन का जवाब क्या? फिर सर दोबारा क्वेश्चन कभी कभी जवाब दे रहे हैं, एक दो बार जो भी है बोल रहे हैं। अभी तो समय है आपके पास, 19 को है। हिंदी पर छायावाद ही सब बच्चे क्यों, कहीं पढ़ाया गया है क्या कि सबका प्रिय काल छायावाद है? जवाब भी कोई नहीं दे पा। नहीं सर, भक्ति काल में मुझे अच्छा लगता है, लेकिन भक्ति काल में कबीर और तुलसी पे जो सवाल बन जाते हैं तो और भी छोटे कालखंड है, वो बताइए। मैंने अपने ही आप बैल मुझे मार बोलिए, जैसे छायावाद कई बच्चे बताए हमको, सब लोग कुछ नहीं बता पाते। बोलेंगे तो कुछ तो जानेंगे क्या बात है। वो ये वैसे क्वेश्चन नहीं बताएगा तो आदमी अंदर कहाँ मेरा सबसे उस पर जितने सवाल हैं उसका पसंद जवाब दे पाइएगा। समझ गए? पसंद नहीं लगेगा आपको कितना कमांड हुआ बताइए। समझ गए ना? आपने बताया फिर दिनकर को जोड़ दिया उसमें, समझ गए? जहाँ सही जानकारी नहीं होगी ना तो वहाँ पे बात कीजिएगा, अंदाज से दूसरी जगह मत घुस जाइए। आरक्षण नीति तथ्य के आधार पर हम नहीं देते, आप गलत जगह में इंटर किए, गलत जवाब। जरूरी नहीं कि आपने गलत जवाब पे हम आपको रोक दे कि गलत जवाब है। बोर्ड गलत जवाब 1-2 दीजिएगा, जरूरी थोड़ा गलत जवाब पे आपको रोकेगा, नहीं अंदर बताएगा। हम आगे गए, जैसे आरक्षण हम आपसे पूछे समानता का अधिकार 14 में है, फिर भारत में आरक्षण भी है, ये कहाँ से आ गया? सबके लिए समान अवसर है, फिर आरक्षण है, तो यहाँ कहाँ ऐसा प्रावधान है कि हम आरक्षण दे सकते हैं? सब पूछा संविधान है, फिर वो लिखता है, वो उसका 16(4) में वो लिखता है, वहाँ वो लिखता है कि अगर वो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है तो उसको हम लोग विशेष सुविधा देंगे, वो लिखता है, वहीं पे है, उसके आधार पर आरक्षण लागू है, नीति तत्व के आधार पर नहीं लागू है। आप बोलिएगा तो ठीक है, वहाँ घुस गया, लेकिन आपका गलत जवाब। स्टूडेंट वही समझता है, बाहर निकल के हमने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। मतलब बिल्कुल अच्छे से सोचना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जानेंगे आरक्षण के प्रदान फिर हम क्यों दे पा रहे हैं बताएंगे, और नहीं तो वैसे तुलनात्मक रूप से आपका अच्छा है, बाकी अच्छा है, बोलना जनरल बातें हैं। दूसरी जो बातें हैं ना, जैसे बहुत सारा कुछ कंट्रोवर्शियल टाइप का बात होता है, तो उसको बोर्ड में बोलने से थोड़ा खाली बचेगा, उसको हम लोग बीच का रास्ता निकाल के बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। नहीं करेंगे।